नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के इस पेपर के आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जनजातीय कानूनों के बारे में। जनजातियों की परिभाषा, जनजातियों की समस्याएं, जनजातियों के एकीकरण, ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम जनजातीय कानून के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, जनजातीय समाज अन्य जटिल समाजों से थोड़ा अलग होता है। चूँकि उनका सामाजिक ताना बाना भी अन्य जटिल समाजों से अलग है, इसलिए उनके कानूनों की भी व्यवस्थाएं अलग है। जब हम बात करें कानून की, तो यदि हम औपचारिक तरीके से उसकी बात करें तो औपचारिक और संगठित तरीकों में कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है, इसमें लेजिटिमेसी होती है स्टेट की, और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए राज्य द्वारा निश्चित कोई दंड की व्यवस्था भी होती है। कानून का संबंध हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष से, अर्थात हम किसी कानून को चाहे उचित न भी समझे, हमारा उसमें विश्वास न भी हो, फिर भी हमें अपना व्यवहार उसके अनुरूप रखना होता है। आधुनिक समाजों में जहाँ राज्य का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है, कानून ही सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जटिल समाजों में जहाँ विविधता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, कानून ही हमारे कर्तव्य और अधिकारों को स्पष्ट परिभाषित करता है। वेबर का मत है कि कानून का अधिक संबंध दंड से न होकर संघर्षरत मूल्यों के बीच समायोजन से है, जबकि रॉस कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के लिए कानून समाज द्वारा लगाया गया सबसे विशिष्ट तथा सर्वांग सुंदर इंजन है। जनजातीय समाजों में जहाँ प्रथाएं ही राजा है और नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है, वहीं आधुनिक समाजों में कानून नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष साधन है। स्पष्ट है कि कानून शासन का वह पक्ष है और इसके द्वारा समाज में नियंत्रण बनाए रखा जाता है। कानून की परिभाषा एवं इसके जनजातीय समाजों में प्रचलन को लेकर मानवशास्त्रियों में मतभेद है। कानून की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग मानवशास्त्रियों ने दी है। कुछ परिभाषाएं हम यहाँ देखेंगे। जैसे लूसी मेयर के अनुसार विधि से हमारा तात्पर्य उन नियमों से है जो उच्च सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। हॉबल के अनुसार कानून एक सामाजिक नियम है जिसका उल्लंघन होने पर धमकी देने या वास्तव में शारीरिक बल प्रयोग करने का अधिकार एक समूह को होता है, जिसे ऐसा करने का समाज द्वारा मान्य विशेषाधिकार प्राप्त है। मैकाई और पेज ने लिखा है कि कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। न्यायालयों द्वारा उनकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार इन्हें लागू किया जाता है। रॉस के अनुसार कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाला औपचारिक विशिष्ट नियमों का स्वरूप है जो उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें राज्य में राजनीतिक शक्ति प्राप्त रहती है और उन्हीं सत्ताधारियों द्वारा लागू किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कानून वे नियम हैं जिन्हें बनाने, लागू करने और उनका उल्लंघन करने पर दंड की शक्ति समाज के एक संगठित समूह में होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। इस प्रकार वर्तमान में हम जिन नियमों को कानून कहते हैं उनका निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है। यदि हम उपयुक्त परिभाषाओं के संदर्भ में जनजातीय समाजों में कानून का अध्ययन करें तो निश्चय ही हम यह पाएंगे कि इस अर्थ में वह कोई कानून नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ शासक कानून नहीं बनाते वरन आज्ञाएं देते हैं। जैसे शत्रुओं के विरुद्ध सेना भेजो, कर वसूल करो, अमुक मनुष्य का वध करो, किंतु वे ऐसे नियम बनाते हैं जिससे कि पहले से चले आ रहे व्यवहार भविष्य में अवैध करार दिए जाएं, या विवाह को वैध या अवैध घोषित करें, या उत्तराधिकार के नियम परिवर्तित कर दिए जाए। रेडक्लिफ ब्राउन कानून के अंतर्गत उस सारी प्रक्रिया का समावेश करते हैं जिसमें बाध्यकारी नियमों का पालन होता है। मलिनोस्की कानून के पालन में बल प्रयोग एवं शक्ति को महत्व नहीं देते, वरन यह मानते हैं कि वे नियमों का पालन करना जनजातीय समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अन्य व्यक्ति भी उसके प्रति अपने दायित्व नहीं निभाएंगे। इस प्रकार वर्तमान परिभाषा के संदर्भ में, जिसमें कानून बनाने, लागू करने और दंड देने आदि का कार्य विशिष्ट संस्थाओं द्वारा किया जाता है और उन्हें मनवाने के लिए राज्य बल प्रयोग करता है, जनजातीय समाजों में कानून नहीं पाए जाते। जनजातीय समाज हमारी तरह जटिल नहीं है, वर्ण बंधुत्व पर आधारित है। वहाँ प्रथाएं, परंपराएं, गोत्र के नियम, नैतिकता के कानून, वहाँ प्रथाएं ही शासक है। स्वयं जनजातीय कानून की प्रकृति और विशेषता ही ऐसी होती है कि उसमें वर्तमान कानूनों से पृथक करती है। जनजातीय कानूनों की उत्पत्ति एक लंबे विकास का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बार बार दोहराता है तो उसकी आदत कहलाती है। वह आदत जब सारे समूह द्वारा अपना ली जाती है तो उसे जनरीति कहते हैं। वह जनरीति जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है तो उसे हम प्रथा कहते हैं। जब प्रथा को संपूर्ण समुदाय का अभिमत प्राप्त हो जाता है, उसे उल्लंघन किए जाने पर दंड मिलता है, तो कानून अस्तित्व में आता है। जनजातीय समाजों में कानून बनाने या बदलने के लिए सचेष्ट एवं संकल्पित प्रयास नहीं किए जाते और न ही कानून निर्माण का कार्य जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा होता है। इसका संपूर्ण समाज ही करता है। उन्हें कानून समय और इतिहास की देन है जिनके निर्माण में संपूर्ण समूह का हाथ होता है। जनजातीय कानून की विशेषताएं हमने ऊपर कानून को परिभाषित किया। इन परिभाषाओं के अनुसार कानून के अंतर्गत उन नियमों को सम्मिलित किया है जिनमें पीछे समाज या राज्य की बाध्यकारी शक्ति होती है। पुलिस, न्यायालय, जेल, वकील, गुप्तचर विभाग, न्यायाधीश आदि कानून के पालन में सहायक होते हैं। यहाँ हम जनजातीय कानून की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। फौजदारी और दीवानी कानूनों में भेद होता है।
पश्चिमी देशों में कानून के उल्लंघन को दीवानी और फौजदारी दो भागों में बांटा गया है। दीवानी अपराध वे होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को हानि होती है, समूह के अधिकारों पर आक्षेप होता है, जिसका निपटारा क्षतिपूर्ति द्वारा होता है। फौजदारी अपराध राज्य के प्रति अपराध है। समाजशास्त्री दृष्टि से यह समाज के प्रति अपराध है। ऐसे अपराधों का निपटारा किसी को हर्जा न देकर नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराधों के लिए सारे समाज की ओर से दंड दिया जाता है और दीवानी अपराध की तुलना में गंभीर अपराध माने जाते हैं। किंतु इस संबंध में बड़े व छोटे समाजों में अंतर है। एक प्रकार का अपराध छोटे समाजों में दीवानी अपराध है और वहीं बड़े समाजों में फौजदारी अपराध। एक लंबे समय तक यह धारणा प्रचलित रही है कि जनजातीय समाजों में उग्र हिंसा, अराजकता, व्यवस्था पाई जाती है, अतः में फौजदारी कानूनों को ही अधिकता देखने मिलती है, वहाँ दीवानी कानूनों को नहीं। परिभाषा के संदर्भ में जनजातीय समाजों में कानून का अध्ययन करें तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि इस अर्थ में यहाँ कोई कानून नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ शासक नहीं बनते, वरना आज्ञाएं होती है। फिर है इनकी नातेदारी, आचार और जनमत। जनजातीय कानूनों को लागू करने वाली एक महान शक्ति जनमत है। जनजातीय समाज सरल एवं छोटे होते हैं, जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। हर व्यक्ति एक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। दैनिक जीवन की अनेक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों के द्वारा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ निकटता एवं परिचितता बढ़ती है। वहाँ एक व्यक्ति दूसरे को धोखा नहीं दे सकता तथा ऐसा करने पर समाज की नज़रों से बच भी नहीं सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जनमत की उपेक्षा करके जीवित रहने की बात नहीं सोचता। लोगों के दिलों में जनमत का गहरा भय व्याप्त होता है। जनमत भी व्यक्ति के स्वार्थों पर आधारित न होकर सामूहिक कल्याण की भावना पर आधारित होता है। अब है प्रथाएं एवं कानून। हमने ऊपर जनजातीय कानून की विस्तृत व्याख्या की। वर्तमान में कानून उन्हीं नियमों को माना जाता है जिनके पीछे राज्य की शक्ति हो, जिसका निर्माण एक विशेष समूह द्वारा होता हो, जिसे लागू करने के लिए पुलिस, जेल, न्यायालय आदि होते हैं। वकील उनकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। न्याय का कोई कार्य अदालतों में होता है। उपयुक्त अर्थ में जनजातीय समाजों में कानून नहीं पाए जाते। वास्तव में उनके कानून नैतिकता एवं प्रथाओं का मिश्रित रूप है। उन्हें हम प्रथा संहिताएं कह सकते हैं। आदिम समाज में प्रथाएं ही कानून का कार्य करती है। राज्य के विकास ने ही वर्तमान कानूनों को जन्म दिया है। प्रथाएं समय और इतिहास की देन है। उनका निर्माण किसी समय विशेष में नहीं हुआ है, वरना वे विकास का परिणाम है और प्रथाओं का निर्माण करने वाली कोई विशेष समिति नहीं पाई जाती। जनजातीय लोगों का विश्वास है कि उनकी प्रथाएं गोत्र, पूर्वज और ईश्वर की देन है, उनमें परिवर्तन और संशोधन नहीं हो सकता, न ही उन्हें रद्द किया जा सकता है और उनके स्थान पर नए कानून भी नहीं बनाए जा सकते। वर्तमान कानून यदि देश के संविधान के विरुद्ध है तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उन्हें चुनौती दे सकता है। इसका एक कारण वर्तमान सरकार से कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका का पृथक पृथक होना है, जबकि जनजातीय कानून में इनका सम्मिश्रण है। गोत्र का मुखिया कानून का निर्माता नहीं है, वरन जो कानून प्राचीन समय से चले आ रहा है उनका ही वो पालन करवाता है और अवहेलना करने पर व्यक्तिगत रूप से या परिषद के निर्णय के आधार पर दंड देता है। वर्तमान कानून लिखित होने के कारण अधिक स्पष्ट है। उनकी व्याख्या वकीलों द्वारा की जाती है। न्यायाधीश और वकील कानून के विशेषज्ञ होते हैं, जबकि प्रथाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। वहाँ आधुनिक समाजों की तरह विशेषज्ञ या कानून की ज्ञाता नहीं है, वरन प्रत्येक व्यक्ति गोत्र, धर्म और आचार के नियमों से परिचित है। वर्तमान समाजों की तरह प्रथाओं में विशेषीकरण की प्रकृति भी कम ही दिखाई देती है। हमारे यहाँ तो एक वर्ग को न्याय दिलाने एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया है और इसके लिए वे प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं, जबकि प्रथाओं के संबंध में इनका सबका अभाव पाया जाता है। फिर भी प्रथाओं का पालन जनजातीय समाजों में उसी प्रकार से किया जाता है जैसे आधुनिक समाजों में कानून का। उपयुक्त विशेषण में से केवल प्रथा और कानून का अंतर ही प्रकट नहीं होता, वरन इसके साथ जनजातीय और वर्तमान कानून का भी भेद स्पष्ट होता है। प्रथाओं को ही वास्तव में जनजातीय कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है। राज्य द्वारा पारित एवं लागू किए गए कानून ही वर्तमान कानून की श्रेणी में आते हैं। हमारे जनजातीय कानून की विशेषताओं के उल्लेख के दौरान इस बात का स्पष्ट है कि वहाँ आधुनिक समाजों की तरह कानून का उल्लंघन करने पर न्याय की प्रक्रिया को वकील, न्यायाधीश और कचहरी के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता। वहाँ न्यायाधीश, सरकार और राज्य का स्वरूप आधुनिक समाजों की तरह स्पष्ट नहीं है। वहाँ रक्त समूह ही नियमों का पालन करवाने और दंड देने के लिए उत्तरदायी है। सभी समाजों में हमें इस प्रकार के नियम देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा जान और माल की रक्षा होती है। न्याय को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर ने लिखा है कि अतः न्याय का अर्थ लोगों को उनका अधिकार दिलाना है, न कि कानून को लागू करना। अफ्रीकी जनजातियों में न्यायिक प्रक्रिया आधुनिक समाजों के अनुरूप ही देखने को मिलती। इन समाजों में भी न्यायालय की सत्ता सर्वमान्य थी और बल प्रयोग को वैध नहीं माना गया था। न्यायालय के फैसलों का उद्देश्य दोनों पक्षों में सुलह कराना, मेलजोल कराना, अपराधियों को दंड देना व हानिग्रस्त पक्ष की क्षतिपूर्ति करना था। मैक्स ग्लुकमैन ने जैम्बिया की लोजी जनजाति के सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया का अध्ययन किया और जो लगभग उसी प्रकार की थी जैसे यूरोप और अन्य विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। वहाँ भी दोनों पक्षों को सुना जाता है, गवाहों पर ध्यान दिया जाता है। जनजातीय समाजों में न्याय की प्रक्रिया के दौरान गवाह, प्रमाण, इरादा, क्षतिपूर्ति, दंड, आत्मसहायता एवं सामूहिक उत्तरदायित्व पर भी ध्यान दिया जाता है। हम सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य कानून की विशेषताओं के उल्लेख के दौरान हम कह चुके हैं कि कानून को लागू करने और पालन करने के सारे समूह का सामुदायिक दायित्व होता है, क्योंकि जनजातीय समाजों में राज्यों का संगठित रूप नहीं पाया जाता। इनमें अपराध के निर्धारण के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्षों की सुनवाई होती है। इन सभी पक्षों को अपनी बात कहने से पूर्व
विभिन्न प्रकार की सौगंधें दिलाई जाती है। ऐसा विश्वास होता है कि झूठी सौगंध खाने पर ईश्वर अपराधी को स्वयं दंड देगा। प्रमाण के लिए परीक्षा। प्रथम तरीके में अपराधी को सौगंध खाने के लिए कहा जाता है या कोई सौगंध खाकर अपने को निर्दोष बताता है। सौगंध की विधियां भी भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। जैसे समूह जनजाति मुखिया उन सभी लोगों को एक लाइन में खड़े होने को कहता है जिन पर संदेह होता है, और बारी बारी से वे गांव के देवता की सौगंध लेकर कहते हैं कि अगर वे दोषी है तो गांव देवता उन्हें श्राप देकर नष्ट कर दे। क्रो जनजाति में व्यक्ति मुंह में चाकू रखकर सूर्य को साक्षी मानकर सौगंध लेता है। इसका अर्थ है कि अगर वह झूठी सौगंध लेता है तो उसकी जीभ कट जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं। प्रमाण संकलित करने का तरीका कठिन अग्नि परीक्षाएं हैं जिनमें अभियुक्त को कष्ट साध्य परीक्षाओं से गुजरना होता है। उदाहरण के लिए अभियुक्त को उबलते हुए पानी या तेल में हाथ डालने या जीभ छेद कर करने को कहा जाता है। यदि अभियुक्त निर्दोष है तो इन कठिन परीक्षाओं में निर्विघ्न बच जाता है। चुक्ची जनजाति में वादी और प्रतिवादी दोनों की ओर से मल्लयुद्ध कराया जाता है। जिस पक्ष का पहलवान हार जाता है वह दोषी मान लिया जाता है। इफुगाओ जनजाति में अभियुक्त के सिर पर गर्म पानी डालते हैं। प्राचीन भारत में एक मटके में 2 पत्ते काले और सफ़ेद डाले जाते थे। अपराधी की आंख पर पट्टी बांधकर मटके में से एक पत्ता निकालने को कहा जाता था। सफ़ेद पत्ता आने पर उसे निर्दोष और काला पत्ता आने पर उसे दोषी मान लिया जाता है। इस प्रकार जनजातीय समुदायों में कानून, उनके अपराध के निर्धारण, उनके प्रमुख कारक और उनकी जो सजाएं हैं वो इस प्रकार से